हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो फ्रेंड्स। आज का जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और स्पेशली उन बच्चों के लिए जो नीट जेई मेंस और आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और भी बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक एक कंपलसरी, यानी हर एक कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें उसके अंदर जो हाइब्रिडेशन का क्वेश्चंस होता है वो कंपलसरी होता ही होता है। आज मैं उस हाइब्रिडेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा और आपको इतनी जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा कि आप क्वेश्चंस को देखते ही आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, जनरली मैं हाइब्रिडेशन की बात करूं तो अपने जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं और उस कंपटीशन एग्जाम में तीन तरह से हाइब्रिडेशन क्वेश्चंस अपने को पूछे जाते हैं। एक, जनरली अपन बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा, अपन बात करें कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक H2SO4 जो सल्फर है उसके बारे में है, I3- यानी इनऑर्गेनिक से रिलेटेड। मैं इसको इस तरह से कैटेगराइज कर सकता हूं, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड। और तीसरा जो अपन बात करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर, कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड के अंदर या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में कह दूं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के अंदर। तो इस तरह से तीन तरह के हाइब्रिडाइजेशन अपने पास पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। देखिए, इनके तरीका जो क्वेश्चन सोल्व करने का है वो क्या क्या होगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसकी, फिर सेकंड में बात करूंगा इसकी, और थर्ड में डिस्कस करूंगा कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। देखिए, जनरली अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में तो देखिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइब्रिडेशन सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जरूरी है इन तीन डाटास की। कौन कौन से हैं? पहला है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। जो भी सेंट्रल एटम आपका हाइब्रिडेशन के जो कंपाउंड दे रखा है उस कंपाउंड के सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये सबसे पहले पता होना चाहिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बारे में। दूसरा, आपको पता होना चाहिए यूनी वैलेंट एटम्स के बारे में। कौन कौन से ऐसे एटम्स हैं जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। क्या कह रहा हूं, यूनिवैलेंट का मतलब जो सिंगल वैलेंसी से बाइंड होते हैं। और जनरली मैं ये कह दूं कि जो अब तक आप जितने भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं उनके अंदर जो सिंगल वैलेंसी या यूनिवैलेंट वैलेंसी वाला जो एटम है वो आपने हैलोजेंस देखी होंगी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इसके अलावा आपने हाइड्रोजन एटम को भी देखा होगा। देखिए, बात समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं यूनिवैलेंट एटम्स इन्हीं को ले रहा हूं ताकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहीं से कवर हो जाए। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है चार्ज। अब चार्ज में आपको दो तरह के चार्ज मिलेंगे, हो सकता है कंपाउंड पर पॉजिटिव चार्ज हो या हो सकता है कंपाउंड पर नेगेटिव चार्ज हो। और अपन यहाँ जो हाइब्रिडेशन के अंदर इन सभी डाटा का यूज कर रहे हैं वो यूज करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, यानी यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे, यहाँ यूनिवैलेंट एटम कितने जुड़े हुए जो इलेक्ट्रॉन से बाइंड है उनकी बात करेंगे। और यहाँ जो प्लस माइनस चार्ज है उस चार्ज में याद रखना है जो पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, रिमूव हुआ। क्या कह रहा हूँ, जो पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब क्या हुआ, वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। तो रिमूव होगा तो यहाँ पे जो जितना चार्ज रिमूव हो रहा है उसको उस डाटा के अंदर से क्या कर दिया जाएगा, सब्सट्रैक्ट कर दिया जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, दैट मीन्स जहां पॉजिटिव चार्ज है उसमें से क्या जितना चार्ज होगा उसको क्या कर दिया जाएगा, सब्सट्रैक्ट कर दिया जाएगा। बात समझने की कोशिश करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट। क्या कर दिया जाएगा, उसको माइनस कर दिया जाएगा, सब्सट्रैक्ट कर दिया जाएगा। ऐसे अगर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, एडेड हो गए। भाई नेगेटिव चार्ज -1 है तो -1 ऐड हो जाएगा, -2 है तो माइनस, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, 2 ऐड हो जाएगा। यहाँ से अगर +1 है तो 1 कम हो जाएगा, अगर +2 है तो 2 कम हो जाएगा, और +3 है तो 3 कम हो जाएगा। बस इस तरह से याद रखना। तो ये क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, यानी इसको क्या कर देना, अपने को ऐड कर देना है। बात समझ में आई। तो अब देखिए, यहां से मैं इन तीनों डाटा के बेसिस पर एक फॉर्मूला बना रहा हूं और वो फॉर्मूला क्या है, एन निकालना है। और एन क्या होगा अभी डिस्कस अपन करेंगे। एन देखिए, जनरली जो एन इससे रिलेटेड जो हाइड्रोजन का फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो देखिए वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन प्लस यूनिवैलेंट एटम प्लस चार्ज। अब वो चार्ज प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है अपॉन 2। अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया तो इनऑर्गेनिक से रिलेटेड जितने भी हाइब्रिडेशन के क्वेश्चंस हैं वो आपके चिट्ठियों में ही सॉल्व हो जाएंगे।
बिल्कुल कुछ ही सेकंड्स में आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए इनसे इस फॉर्मूले को मैं कहाँ से यूज करूंगा, किस तरह से मैं यूज करूंगा, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। अब बात करता हूँ यहाँ जो n है उस n का मीनिंग क्या है। यहाँ मैं n से ले रहा हूँ नंबर ऑफ ऑर्बिटल से। अगर मेरे पास n की वैल्यू 2 आती है तो उसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है उस हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल्स यूज होंगे, वो कौन कौन से हो जाएंगे, s प्लस p ऑर्बिटल यूज होंगे। बात समझ में आ रही है। अगर मेरे पास n की वैल्यू 2 आती है तो दो ऑर्बिटल s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, यानी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो मेरे पास कौन सा हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर n की वैल्यू 3 है तो मैं एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल का यूज करूंगा और हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। देखिए यहाँ जो ऑर्बिटल है वो s है और यहाँ जो p ऑर्बिटल है वो कौन सा है, pz वाला है। ये चीज ध्यान रखना है। यहाँ जो p2 है वहाँ px और py है। ऐसे अगर n की वैल्यू अगर मेरे पास 4 आ जाती है तो जो हाइब्रिडेशन होगा वो एक s और 3 p ऑर्बिटल वाला कौन सा हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा, जिसमें अंदर एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल px py और pz ऑर्बिटल यूज होंगे। अगर मेरे पास n की वैल्यू 5 आती है तो एक s 3 p और एक d ऑर्बिटल यूज होगा और वो हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा, sp3 d हाइब्रिडेशन हो जाएगा। ऐसे अगर मेरे पास n की वैल्यू 6 है तो एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल और दो d ऑर्बिटल। यहाँ जो d ऑर्बिटल है वो कौन सा है भाई, याद रखना dz हो सकता है या dx स्क्वायर y स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो जनरली अपन कौन सा ऑर्बिटल यूज करते हैं यहाँ पर, स्पेशली dz ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं। अगर यही dsp3 होता तो वहां जो ऑर्बिटल d होता वो कौन सा होता, dx स्क्वायर y स्क्वायर वाला होता। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं अपन sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसके अंदर ये जो p ऑर्बिटल्स है ये तो px py pz वाला हो गया और जो d ऑर्बिटल है वो कौन कौन से हैं, dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर अलोंग द एक्सिस वाले ऑर्बिटल। और लास्ट अगर मैं बात करूं n की वैल्यू 7 आ रही है तो एक sp ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल और दो सॉरी 3 d ऑर्बिटल यूज होंगे, यानी जनरली हाइब्रिडेशन कौन सा हो गया अपने पास, sp3 d3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो इस तरह से अपना को क्या निकालना है, n निकालना है। जैसे मेरे को n का n की वैल्यू पता चली कि n की वैल्यू 2 आ रही है तो sp हाइब्रिडेशन, n की वैल्यू 3 आ रही है तो sp2 हाइब्रिडेशन, n की वैल्यू 4 आ रही है तो sp3 हाइब्रिडेशन, अगर n की वैल्यू 5 आ रही है तो sp3 d हाइब्रिडेशन, अगर n की वैल्यू 6 आ रही है तो sp3 d2 हाइब्रिडेशन और अगर n की वैल्यू 7 आ रही है तो sp3 d3 हाइब्रिडाइजेशन। ये n कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैंने समझाया। बात समझ में आई, फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अगर मैं बात करूं वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन की, पहला पॉइंट वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन की मैं बात करता हूं। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको कैसे पता लगाना है, कैसे आपको फाइंड आउट करना है कि किस सेंट्रल एटम हाइब्रिडेशन के अंदर जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये कैसे पता लगाएंगे। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है। देखिए यहाँ लेता हूं मैं फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, ये 13 ग्रुप, ये 14 ग्रुप, ये 15 ग्रुप, ये 16, ये 17 और ये 18 वाला ग्रुप। देखिए जनरली बात की जाए तो ये एस ब्लॉक हो गया और ये जो ग्रुप है 6 ग्रुप जो है दिख रहे हैं वो अपने पास हो गया पी ब्लॉक का, ये हो गया अपने पास पी ब्लॉक ग्रुप और ये हो गया अपने पास एस ब्लॉक ग्रुप। और अपन जानते हैं एस ग्रुप के अंदर देखो यहाँ कितना दे रखा 1, यहाँ कितना दे रखा 2, तो ये कह सकता हूँ जो फर्स्ट ग्रुप है एल्कली मेटल्स है उनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही देखो जो डाटा दे रखा है उसी से पता चल जाएगा, आपको दिमाग लगाना नहीं है एक्स्ट्रा। यहाँ सेकंड ग्रुप है जैसे बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रांशियम और बेरियम, सेकंड ग्रुप है उनके जो वैलेंस सेल की बात की जाती है उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में। ऐसे देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर 13 ग्रुप की तो बोरॉन फैमिली है, 14 की बात करूं तो कार्बन फैमिली है, 15 ग्रुप की बात करूं तो नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है और हेलोजन फैमिली है और ये नोबल गैसेस, ऊपर हीलियम है भाई ध्यान रखना। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो ये बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और पीबी है। ऐसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टैंटिन है। ठीक है भाई, ये ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप चाहो तो इसको यहाँ ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा मैं इसको, इसके बराबर ही कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। अच्छा थोड़ा सा आगे पीछे हो गया कि कोई बात नहीं, समझना है। यहाँ बोरॉन हो गया, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम, तो ये इसके ग्रुप का हिसाब ध्यान रखना। ये बोरॉन हो गया, ग्रुप वाइज लिखना है। थोड़ा सा नीचे लेते कार्बन,
ये हो गया बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये हो गया कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर लिखा हुआ है, इसको भी अपन इक्वल कर लेते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम और पोलोनियम। सही, यहाँ देख लेते हैं अपन फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और एन स्टैटिन। ऐसे ही नियोन ऊपर आता है, इसके अंदर हीलियम आता है, यहाँ पे आता ही है। ठीक है भाई, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। रेडॉन रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, ये भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। यानी मैं कह दूं कि जो बिस्मथ है 83, इसके बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है भाई, अब बात आती है कि इन सब के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये अपन को पता लगाना है। तो सबसे पहले आप क्या करें, इसके जो ग्रुप है उस ग्रुप के बारे में देखिए। ये 13 वाला ग्रुप है, ये 14 वाला ग्रुप है, ये 15 वाला ग्रुप है, ये 16 या 17 और ये 18। तो आप क्या करें, इनमें जो कॉमन दिख रहा है उसको उठा दीजिए। कॉमन क्या दिख रहा है, 1 1 1, इसको भूल जाइए और बचा रिमेनिंग अपने पास क्या हो गया, 3। यानी मैं ये कह सकता हूं कि बोरॉन फैमिली के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 3 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं यहाँ देखो कार्बन फैमिली की, तो यहाँ देखो कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 4 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बात करूँ 15 नाइट्रोजन फैमिली की, तो मैं कह सकता हूँ 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन फैमिली की बात करूँ तो 6 इलेक्ट्रॉन है। और अगर 17 यानी हेलोजन्स की बात करूँ तो यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन। और नोबल गैसेस की बात करूँ तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, किसको छोड़ करके, हीलियम को छोड़ करके। बात समझ में आई है? तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि आपको ये पता चल जाएगा किस एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। भले वो आर्सेनिक हो, एंटीमनी हो, बिस्मुथ हो, गैलियम हो, सेलेनियम हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, कुछ भी आपको हाइब्रिडेशन के अंदर आपको दे दिया जाए तो आपको देख के पता लगा देना है कि उस मॉलिक्यूल का जिसके अंदर हाइब्रिडेशन पूछ रहा है उसके सेंट्रल एटम में कितने एटम होंगे, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये आपको पता लग जाएगा। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब अपन बात करते हैं यूनिवैलेंट एटम की, सेकंड पोर्शन। पहला हो गया वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, सेकंड अगर बात करें वो बात करते हैं यूनिवैलेंट एटम की। देखिए अगर आप जनरली बात करें यूनिवैलेंट का मतलब ऐसे एटम जो सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जो सिंगल बॉन्ड से अटैच है या बॉन्ड बना रहे हैं सेंटर एटम के साथ में। तो जनरली देखो अपन हाइड्रोजन में जो यूज करते हैं वो 4 तो हाइड्रोजन ले लीजिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और एक अपन ले लेते हैं हाइड्रोजन एटम को। जनरली बात कर रहा हूं, ठीक है। जनरली अपन जो क्वेश्चंस करते हैं हाइब्रिडेशन के, उसमें सेंटर एटम के साथ में जो सिंगल बॉन्डेड या यूनिवैलेंट एटम होते हैं जनरली वो कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हाइड्रोजन होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि 5 एलिमेंट है जनरली जो यूनिवैलेंट एटम के साथ में बाइंड होंगे। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, नाइट्रोजन की बात करूं तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। अगर वो नाइट्रोजन ऑलरेडी सेंट्रल एटम है तो बात अलग है, लेकिन मैंने कहा जो सराउंडिंग एटम्स है जो सेंट्रल एटम से जुड़ रहे हैं सिंगल बॉन्ड से, वो कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसके साथ में हाइड्रोजन है। तीसरा पॉइंट है चार्ज का। तो मैंने चार्ज को बता दिया कि अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज है तो जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या कर देना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूं। एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही इजी एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आप इससे इन सभी डाटा को फिल करेंगे तो आपको क्या निकल जाएगा, n निकल जाएगा। और n के बेसिस पे अपन ये कह सकते हैं कि उस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये अपन इजीली बता सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो सबसे इजी एग्जांपल है वो मैं बात करता हूँ CH4 का। अगर मैं बात करूँ यहाँ CH4 में जो कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो ये जो कार्बन है वो तो आपके पास सेंट्रल एटम, इस कार्बन से ये 4 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। देखिए मैं ऑर्गेनिक वाला कंसेप्ट भी लगा सकता हूँ, लेकिन अभी मैं जो जनरल कंसेप्ट है वो ये वाला लगा रहा हूँ। और यही कंसेप्ट आपको जनरल लगाना है। आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड तो देखते ही पता लग जाएंगे अलग तरीके से, ठीक है। CH4 भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, लेकिन जनरली मैं कह रहा हूँ कि इस कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 4 इलेक्ट्रॉन है भाई, क्योंकि 14 ग्रुप का तो 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। तो मेरे को n निकालना है, तो मेरे पास था वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन प्लस यूनिवैलेंट एटम प्लस माइनस चार्ज। ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, ठीक है। तो मैं आप सीधा ही क्वेश्चन के अंदर वैल्यू पुट करता हूँ। इस कार्बन के वैलेंस में कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। दूसरा, इससे जो सराउंडिंग एटम जुड़े हुए हैं वो सारे हाइड्रोजन है, और वो सारे के सारे हाइड्रोजन यूनिवैलेंट एटम वाले हैं, इसलिए मैंने इसको टोटल काउंट कर लिया। कितने यूनिवैलेंट एटम है, टोटल 4 यूनिवैलेंट एटम है, ये 4। अब इस मॉलिक्यूल पे कोई किसी तरह का चार्ज है, अगर चार्ज नहीं है तो मेरे को कुछ नहीं करना, सीधा सीधा 2 से डिवाइड कर देना है। तो कितना हो गया ये 8/2, यानी आंसर कितना हो गया 4। 4 का मतलब जब n की वैल्यू जब 4 आ रही है, n की वैल्यू 4 आ रही है, इसका मतलब 1s और 3
p ऑर्बिटल्स इसके हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो रहे हैं, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन इस CH4 का होगा। चलिए दूसरे कंपाउंड्स की बात करता हूं। अगर आपसे पास में कंपाउंड दे दिया जाए SO4-2, चार्ज भी ले लिए मैंने और यूनिवेलेंट एटम्स भी मैंने नहीं लिए। अब समझने की बात है, यहाँ जो सल्फर है वो ऑक्सीजन फैमिली वाला एटम है, और ऑक्सीजन फैमिली के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे भाई? 6 इलेक्ट्रॉन थे। क्या कह रहा हूँ, ऑक्सीजन फैमिली के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 इलेक्ट्रॉन थे। प्लस अब देखो यहाँ यूनिवेलेंट एटम है क्या? तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि फ्लोरीन न क्लोरीन न ब्रोमीन न आयोडीन और न ही हाइड्रोजन, या चारों में से पांचों में से कोई भी एटम नहीं है, इसका मतलब ये यूनिवेलेंट एटम नहीं है, तो अपन इसका कुछ यूज नहीं करेंगे। फिर देखिए आगे जाकर के चार्ज क्या है? नेगेटिव में, और मैंने कहा जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही आपको उसको ऐड कर देना है। तो नेगेटिव चार्ज कितना है? 2 है साहब, तो 2 मैंने ऐड करके इसको 2 से डिवाइड कर दिया, कितना हो गया? 8 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 4। यानी यहाँ जो हाइब्रिडेशन है वो भी क्या हो गया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। बात समझ में आई क्या? अगर मैं ऐसे अगर मैं प्लस चार्ज वाले की बात करता, ठीक है, अगर मैं प्लस चार्ज वाले की बात करता तो देखिए मैं उसको कैसे कैलकुलेट करता हूं वो देखिएगा। प्लस चार्ज वाला मैंने ले लिया I3+। समझिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई बार कंपटीशन पूछा हो, भले वो CSI नेट हो या RPSC एग्जाम हो या कंपटीशन जेमेंस या नीट वाला एग्जाम हो, कई बार I3- और I+ के बारे में पूछा हुआ है भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ इस कंपाउंड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? I2 पॉजिटिव लिख सकता हूँ क्या? ये इस तरह से लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं साहब। ठीक है, तो यहाँ जो आयोडीन सेंटर का वो कौन सा है? ये वाला आयोडीन है। तो इस आयोडीन के वैलेंस शेल की बात करूं तो आयोडीन हाइड्रोजन फैमिली का एलिमेंट है, और उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखिए n निकालने हैं, n के लिए क्या करना था? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन प्लस यूनिवेलेंट एटम, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन और हाइड्रोजन, पांचों में से एक आयोडीन है, तो यहाँ कितना यूनिवेलेंट एटम है? 2 है। अब चार्ज देखिए कितना है? प्लस का 1, इसका मतलब ये क्या होगा? सबस्ट्रैक्ट होगा, जितना चार्ज होगा उतना ही क्या कर दो? उसको सबस्ट्रैक्ट कर दो और डिवाइड कर दो 2 से। कितना हो गया? 7 और 2 9, 9 में से 1 के कितना हो गया? 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 4। यानी यहाँ पे भी हाइड्रोजन कौन सा कैलकुलेट हो रहा है अपने पास? sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट हो रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर ये तीनों क्वेश्चन जो पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल वाले मैंने यूज किए हैं, अगर ये समझ में आ गए तो आप जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी पर ये फॉर्मूला लगा करके उनका हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, चलिए मैं अब आपको एग्जांपल लेता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फ्रेंड यहाँ पे अपन कुछ क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, और ये क्वेश्चंस हाइब्रिडेशन के बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से आपको ओवरऑल यहीं से आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए अपन एक एक क्वेश्चंस के अंदर अपन हाइब्रिडेशन को केवल फाइंड करते हैं। हाइब्रिडेशन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन प्लस यूनिवेलेंट एटम प्लस माइनस चार्ज अपॉन 2। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ जीनोन की, तो जीनोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 8, प्लस यूनिवेलेंट एटम कितना है? 2 डिवाइड बाय 2, कोई चार्ज नहीं है इसलिए कितना हो गया? 2 + 8 कितना हो गया? 10, 10 बाई 2 कितना हो गया? 5। यानी यहाँ पर हाइड्रोजन कौन सा हो गया? sp3d हो गया। अगर यहाँ देखें 8, जिनोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 प्लस फ्लोरीन कितने हैं? 4। यूनिवेलेंट एटम में कितना हो गया? 8 और 4 कितना हो गया? 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 6। यानी यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो कौन सा हो गया? sp3d2। ऐसे F6 की बात करें तो 8 + 6 कितना हो गया? 14 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 7। दैट मींस हाइड्रोजन हो गया sp3d3। ऐसे अगर मैं इस जीनोन की बात करूं तो यहाँ जीनोन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्लस क्या कोई यूनिवेलेंट एटम या कोई चार्ज है? नहीं है, तो यहाँ केवल 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 4। दैट मींस sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ, समझिएगा। 8 जीनोन के अंदर कितना हो गया? 8, ये यूनिवेलेंट एटम है नहीं, फ्लोरीन 2 यूनिवेलेंट एटम है, तो 8 + 2 कितना हो गया? 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 5। दैट मींस sp3d हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ देखिए जीनोन 8 प्लस फ्लोरीन कितना हो गया? 4। ऑप्शन काउंट करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि ये यूनिवेलेंट एटम नहीं बनाता है। तो यहाँ कितना हो गया? जीनोन प्लस 4 कितना हो गया? 8 + 4 12, 12 डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 2, 6। दैट मींस sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे अगर मैं बात करूं इसकी, तो जीनोन की देखिए 8 प्लस 5 कितने हो गए? 8 और 5, यस यस यस, 8 और 5 13, वेरी गुड। 13 और माइनस चार्ज भी तो है, तो माइनस चार्ज क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, तो 14, 14 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 7। दैट मींस हाइब्रिडेशन हो गया sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। आगे चलिए, जीनोन 8 + 3 11, 11 और माइनस है तो 8 होगा 12, 12 दैट मींस 12 डिवाइडेड बाय 6 2, 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 6,
6 दैट मींस sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। CO3 की बात करें तो कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? यस यस 4 4 4 माइनस 2 कितने हो गए? 4 माइनस 2 कितने हो गए? 6 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी 3। अब आंसर आ गया क्या आंसर? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि यहाँ ऑप्शन तो यूनिवैलेंट एटम है ही नहीं। सल्फर की बात करें तो सल्फर के वैलेंस सेल में 6 ये यूनिवैलेंट एटम है नहीं। 4 कितना है? 2, तो 6 माइनस 2 है तो कितना हो गया? 6 बाई 8 होगा माइनस 2, तो कितना हो गया? 6 प्लस 2 कितना हो गया? 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 4 दैट मींस sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बात करें PO4 माइनस 3 की तो फॉस्फोरस के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। यस नाइट्रोजन फैमिली का है। अब यहाँ ऑप्शन है यूनिवैलेंट एटम है नहीं, माइनस 3 है तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, तो 5 प्लस 3 कितना हो गया? यस 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 4। हाइड्रोजन कौन सा हो गया यहाँ पर भी? sp3 हो गया। चलिए यहाँ चलिए सल्फर वैलेंस सेल में कितना हो गए? 6 6 और 2 कितना हो गए? 8 कितना हो गया? 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सल्फर 6 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 3 यानी sp2 हाइब्रिडेशन। चलिए 6 प्लस 2 कितना हो गया? 8 डिवाइड बाय 2 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि ऑप्शन तो यूनिवैलेंट एटम है ही नहीं। चलिए i3 माइनस को मैं क्या लिख सकता हूँ? i2 माइनस, तो 7 प्लस 2 कितना हो गया? 9 9 और 1 कितना हो गया? 10 10 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 5 दैट मींस sp3d हाइब्रिडाइजेशन। CO3 की बात कीजिए 7 7 और 3 कितना हो गया? 10 डिवाइड बाय 5 और 2 10 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 5 दैट मींस sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ये सेम है i3 प्लस है तो उसको कर सकते हो i2 प्लस, तो 7 और 2 कितना हो गया? 9 9 में से क्या कर रहा है? प्लस है तो क्या हो जाएगा? एक कम हो जाएगा, तो 9 में से एक कम हो गया तो कितना हो गया? 4 सॉरी 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 4 दैट मींस 4 का मतलब क्या हो गया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए यहाँ देखिए IBr3 7 और 3 कितना हो गए? यस 10 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 5 दैट मींस sp3d हाइब्रिडाइजेशन। यस चलिए IBr2 प्लस की बात करें तो 7 और 2 कितना हो गया? 9 9 में से 1 कम हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, कितना बच गया? 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 4 दैट मींस sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए SF4 की बात करें तो 6 प्लस 4 कितना हो गया? यस 10 यस 10 डिवाइड बाय 2 5 sp3 d हाइब्रिडाइजेशन। SF6 की बात कीजिए कितना हो गया? 6 प्लस 6 कितना हो गया? 12 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 6 ठीक है 6 दैट मींस sp3 d2 हाइब्रिडेशन। सल्फर सीधा सीधा 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए यहाँ देखिए H2 की बात करें तो ऑप्शन के अंदर देखिए 6 प्लस 2 कितना हो गए? 8 डिवाइडेड बाय 2 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सेम यहाँ पे भी क्या हो चुका है? sp3 हाइब्रिडेशन। यहाँ काउंट कीजिए 7 और 2 9 9 और 1 कितना हो गया? 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट मींस sp3d हाइब्रिडेशन। ठीक है ICl2 माइनस सेम है, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना? 5 5 दैट मींस sp3d हाइब्रिडेशन। SOCl2 देखिए SOCl2 है तो 7 और 2 कितना हो गए? सॉरी 6 और 2 कितना हो गए? 8 डिवाइडेड बाय 2। सल्फर के वैलेंस सेल में कितने हैं? 6 और ये 2 यूनिवैलेंट एटम कितना हो गया? 8 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ देखिए ये जो CS2 है वो इस सल्फर से डबल बॉन्ड बना रहा है भाई, ठीक है, तो डबल बॉन्ड से जुड़ा इसका मतलब यूनिवैलेंट एटम है नहीं, तो सल्फर के वैलेंस सेल में 6 और 4 कितना हो गए? 10 10 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 5 5 दैट मींस sp3d हाइब्रिडाइजेशन। 7 वैलेंस सेल में 7 7 और 1 कितना हो गया? 8 डिवाइडेड बाय 2 यानी 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ देखिए जीनोन 8 और 5 कितने हो गए? यस 13 सॉरी 8 और 5 कितने हो गए? 13 में से एक और कम कर दीजिए, प्लस है तो कम हो जाएगा, 12 आ गया, 12 डिवाइडेड बाई 2 6 दैट मींस sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ देखिए 7 प्लस 1 क्योंकि ये क्या है माइनस है तो 8 हो जाएगा, तो 7 और 8 कितना हो गया? 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 4 यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नाइट्रेट की बात करें तो 5 और 1 कितना हो गया? 6 डिवाइड बाई 2 यानी sp2 हाइब्रिडेशन हो गया। एन कितने आ रहे? 3 आ रहे इसलिए हो गया। फॉस्फोरस 5 और 3 कितना हो गया? 8 डिवाइड बाई 4 कितना हो गया? 4 सॉरी फॉस्फोरस के वैलेंस सेल में 5 प्लस 3 कितना हो गया? 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 4 आ गया, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट आई थिंक आपको ये जो क्वेश्चंस है जो मैं ले रहा हूँ, जो फॉर्मूला मैंने बताया वो सारा समझ में आ गया होगा। अब आप चाहें तो आप इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट सोल्व करते हैं। 6 और 4 कितना हो गया? 12 6 और 4 कितना हो गया? 12 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 6 दैट मींस sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए यहाँ देखिए नाइट्रोजन वैलेंस सेल में 5 5 और 4 कितना हो गया? 9 9 में से एक कम कर दीजिए क्योंकि प्लस 1 है इसलिए कितना हो गया? 8 क्या हो गया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा नाइट्रोजन, यही बहुत सेम है। 5 प्लस 3 कितना हो गया? 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 4 sp3 हाइब्रिडेशन। 5 प्लस 3 कितना हो गया? 10 10 सॉरी 5 प्लस 3 कितना हो गया? 8
8 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 4, दैट मींस sp3 हाइब्रिडेशन। 5 प्लस 5 कितना हो गया 10 डिवाइडेड बाय 2 sp3d हाइब्रिडेशन। 5 प्लस 4 कितना हो गया 9 में से 1 कर दिया कम, क्या हो गया 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितना है 5 प्लस 6 कितना हो गया 5 और 6 यस 11, और ये किया कितना हो गया 12 डिवाइडेड बाय 2 6 sp3 d2 हाइब्रिडेशन। BCl3 की बात करें तो बोरोन के वैलेंस शेल में वही 3 इलेक्ट्रॉन और 3 यहाँ पर है, 6 डिवाइड बाय 2 दैट मींस 3, दैट मींस sp2 हाइब्रिडेशन। BCl2 बहुत ही सिंपल है, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे 2, 2 प्लस 2 कितना हो गए 4, 4 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 2, यानी sp हाइब्रिडेशन। यहाँ देखिए कार्बन फैमिली का एलिमेंट है सिलिकॉन, तो सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 और 4 यहाँ पर ये है न्यूट्रल एटम, तो कितने हो गए 8 डिवाइड बाय 2 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। यहाँ देखिए ऑक्सीजन की बात करें तो 6 प्लस 3 कितना हो गए 9 में से 1 कम कर दीजिए कितना हो गया 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 4 sp3 हाइब्रिडेशन। यहाँ ले लीजिए IF7 7 और 5 कितना हो गया 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 6 sp3 d2। IF7 की बात करें तो 7 और 7 कितना हो गया 14 डिवाइडेड बाय 2 7 7 दैट मींस sp3 d3 हाइब्रिडेशन। चलिए IF6 माइनस 7 और 6 कितना हो गया 13 और 1 कितना हो गया 14 डिवाइडेड बाय 2 सेम 7 आ गया sp3 d3 हाइब्रिडेशन। IF4 7 प्लस 4 11 और 1 ये कितना हो गया 12 डिवाइड बाय 2 6 sp3 d2 हाइब्रिडेशन। pH3 की बात करें तो 5 प्लस 3 कितना हो गया 8 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 4 sp3 हाइब्रिडेशन। BF3 बोरॉन वही बोरॉन फैमिली 3 और 6 कितना हो गया 3 3 6 डिवाइड बाय 2 3 आ गया sp2 और ns2 माइनस 5 प्लस 2 और 1 कितना हो गया 8 डिवाइड बाय 2 sp3। ये लीजिए 5 प्लस 2 7 और 8 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 4 दैट मींस sp3 हाइब्रिडेशन। तो इस तरह से आप किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का इजी वे में क्वेश्चंस को आप ये फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आई स्टूडेंट? यस, आप 100% उन सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं विद इन फ्यू मिनट्स और फ्यू सेकंड्स कह देता हूं मैं, तो फ्यू सेकंड्स के अंदर आपको सॉल्व कर सकते हैं एक बार अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे जो जितने और क्वेश्चंस होंगे, जैसे कुछ और इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज भी हैं जिसके अंदर अपन हाइब्रिडेशन निकालेंगे, तो हाइब्रिडेशन को आगे चेक करेंगे कि जो और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को अंदर कैसे हाइब्रिडेशन निकालेंगे। दूसरा बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर कैसे निकालेंगे, ये भी अपन आगे वाले वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। शेप और ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, वो भी अपन आगे वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। इसलिए जो मेरा चैनल उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको जो वीडियो जिस दिन डालूंगा आपको उसी दिन उसी समय आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उन वीडियोस को आप इजी वे में देख करके अपने क्वेश्चंस और डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।